अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सोफ़ी रफ़ीक आपको रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फिर आपका एक बार खैर मकदम करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? खुश खरम? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? माशाल्लाह, बहुत खूब। आज जो वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ वो है रिगार्डिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये उस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है और इनको क्यों बनाया जाता है। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मजीद कुछ इसके मुतालिक जानने के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। इस वीडियो का आप लाजिमन आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसको बीच में नहीं छोड़िए, क्योंकि बीच में वीडियो को छोड़ के जाने से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो में मैं 4 क्वेश्चंस का जवाब आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए। पहली ये है कि जो मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा यह है कि वाई ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तीसरा यह है कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, किस तरह ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है। और चौथी बात यह है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाती हैं। मतलब यह है कि क्या सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है कि कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। इन 4 क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट को समझने से पहले आप इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि व्हाट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पहला लफ्ज जो है ये ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जब एक इंडिविजुअल, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंगेज है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में, और बाइंग एंड सेलिंग वो क्यों करती है? बाइंग एंड सेलिंग वो इसलिए करती है क्योंकि इस बाइंग एंड सेलिंग की वजह से वो प्रॉफिट को अर्न करना चाहती है। सो जब एक इंसान एंगेज है, जब एक इंसान मसरूफ है, जब एक इंसान बिजी है, उसका काम क्या है? वो एक साइड से तो चीजें बाय करता है और फिर उन्हीं परचेज्ड गुड्स को क्या करता है? सेल करता है। सो बाइंग फ्रॉम द वन हैंड साइड the person buys the goods, then he sells the same goods, and this buying and selling वो क्यों करता है? he makes a profit। हम इसको कहते हैं कि ऐसा बंदा क्या करता है? ये ट्रेड करता है, ये ट्रेडिंग करता है। so simply trading means buying and selling of goods with the intention of making profit। so अब जो लोग buying and selling of goods के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो बिजनेस कंसर्न्स बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स या उनको हम कहते हैं मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स। और जो ये मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स होते हैं या ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो क्या करते हैं, जो गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करते हैं फिर उनको सेल करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्रोसेस में वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के प्रोसेस में प्रॉफिट को अर्न करते हैं। सो पहली बात आप याद रख लीजिए कि ट्रेडिंग कंसर्न्स और मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स आर द बिजनेस कंसर्न्स व्हिच आर एंगेज्ड इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती। दूसरी चीज आप ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में याद रख लीजिए, वो ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट दरअसल फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, फाइनल अकाउंट बनाने की पहली कड़ी जो है, फाइनल अकाउंट बनाने का पहला स्टेप जो है, फाइनल अकाउंट बनाने की जो सीडी है ना, उस सीडी का जो पहला पायदान है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। यानी जो ट्रेडिंग कंसर्न, जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न फाइनल अकाउंट बनाती है, तो उस फाइनल अकाउंट बनाने का प्राइमरी स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप जो है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये दरअसल नॉमिनल अकाउंट होता है बाय नेचर।
जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, सो ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट पर्सनल अकाउंट, इट इज नॉट रियल अकाउंट, इट इज नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर। सो जब ये नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर है तो लाइक ऑल अदर नॉमिनल अकाउंट्स, इसको प्रिपेयर करने का भी फार्मूला क्या होगा? इसको प्रिपेयर करने का भी फार्मूला यही होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके लॉसेस हैं उनको आप क्या करेंगे? उनको आप करेंगे डेबिट, और जितने भी आपके इनकम्स हैं या जितने भी आपके गेन्स हैं उनको आप क्रेडिट करेंगे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट जो आप बनाते हैं ना, ये हमें रिजल्ट दिखाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी हमने गुड्स परचेज किए हैं और उनको सेल किया है, बिकॉज ऑफ दिस परचेज एंड सेल हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, इसी रिजल्ट को दिखाने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट दरअसल वो रिजल्ट हमें बताता है। किसका रिजल्ट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने से और सेल करने का जो रिजल्ट है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, वही हमें बताता है कौन? ट्रेडिंग अकाउंट। सो इस स्लाइड पे आप जरा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या पर्पज है हमें क्या बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट के बनाने का पर्पज क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज ये है, द पर्पज ऑफ इट इज टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे मकसद क्या है? हमारा मकसद है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। अब पहले इस ग्रॉस प्रॉफिट की टर्म को आप समझिए। ये प्रॉफिट है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट, ये लॉस है लेकिन ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट है जो तो एग्जैक्ट और रियल प्रॉफिट नहीं होता, जो नेट प्रॉफिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये नेट प्रॉफिट? क्योंकि अभी कुछ इनकम्स और अभी कुछ एक्सपेंसेस इसमें एडजस्ट करने बाकी हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है? ग्रॉस सैलरी का मतलब ये अभी नेट सैलरी नहीं है, ये अभी एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, ये अभी रियल सैलरी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना बाकी है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कोई रियल प्रॉफिट, कोई एग्जैक्ट प्रॉफिट, कोई ट्रू प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कुछ इनकम्स और कुछ एक्सपेंसेस का एडजस्ट करना बाकी है। अभी कुछ इनकम्स इसमें ऐड करने बाकी हैं और अभी कुछ खर्चे इसमें डिडक्ट करने बाकी हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज है, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस सिंपली इट इज द रिजल्ट of buying and selling of goods and services. It is the result फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जो हमने गुड्स को खरीदा है फिर उनको बेचा है, इस खरीदने और बेचने का रिजल्ट क्या आया, वही होता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है ये एक इंडिकेटर है, ये एक इंडिकेशन है बिजनेस की एफिशिएंसी का। मोर ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स मोर बिजनेस एफिशिएंसी, लेस ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स लेस बिजनेस एफिशिएंसी, ग्रॉस लॉस मीन्स बिजनेस इज इनएफिशिएंट, बिजनेस इज नॉट एफिशिएंट। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाते हैं, इसकी प्रिपरेशन को आप देख लीजिए। इससे पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। जब ये नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला इस पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। लाइक ऑल अदर अकाउंट्स, जितने भी बाकी अकाउंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है अकाउंट के दो साइड है, ट्रेडिंग अकाउंट के भी दो साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसके राइट हैंड साइड को आप कहते हैं क्रेडिट साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड को आप कहते हैं डेबिट साइड। आप यहां इस पे गौर कीजिए, इस पे आप नजर दौड़ाइए इस स्लाइड पे। मैं आपसे कह रहा हूं लाइक ऑल अदर अकाउंट्स, इस ट्रेडिंग अकाउंट के भी क्या है, इस ट्रेडिंग अकाउंट के भी दो साइड्स हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब यहां देख लीजिए, ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट का एक सिंपल स्पेसिमेन मैंने आपको बताया। 3 आइटम्स ऐसे हैं जो हमें दिखाने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और 2 आइटम्स ऐसे हैं जो हमें दिखाने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ आइटम्स that has to be shown in the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 कैटेगरी ऑफ
अकाउंट्स 3 कैटेगरी ऑफ आइटम्स और क्रेडिट साइड में 2 कैटेगरी ऑफ आइटम्स. देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ आइटम्स दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. अब इसके डेबिट साइड में देखिए, डेबिट साइड में एक तो रिकॉर्ड होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर रिकॉर्ड होता है परचेजेस और फिर रिकॉर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है सेल्स और फिर रिकॉर्ड होता है क्लोजिंग स्टॉक. ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूं. सो आपको याद रखना है, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के भी नहीं है तो सिंपली आप याद रख लीजिए 5 चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है. 3 चीजें इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है और 2 चीजें इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है. जो 3 चीजें डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है उनमें पहली चीज है ओपनिंग स्टॉक, फिर आपका है परचेजेस और फिर आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और क्रेडिट साइड में 2 चीजें जो रिकॉर्ड होती है वो होता है एक सेल्स और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक. अब एक एक करके हम इन 5 चीजों को जानने की कोशिश करेंगे. इन 5 चीजों को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो पहली बात आपको समझना है कि मैं आपसे कह रहा था ना पहले कि डेबिट साइड में कितनी चीजें रिकॉर्ड होती है. डेबिट साइड में 3 चीजें रिकॉर्ड होती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब पहले देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक क्या है. ओपनिंग स्टॉक का मतलब है साल जब शुरू हुआ, हमारा अकाउंटिंग पीरियड जब शुरू हुआ, उस अकाउंटिंग पीरियड को शुरू करते वक्त हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक मौजूद था. यह कौन सा स्टॉक है? ये दरअसल जब पिछला अकाउंटिंग ईयर हमने क्लोज किया, जब पिछला साल हमने क्लोज किया, लाजमन उस साल के आखिर पे कुछ माल बिजनेस में रहा होगा जो हमने भेजा नहीं है, जो अनसोल्ड रहा होगा. वही पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक जब आगे लाएंगे, जब उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब इसको अगले साल में हम लाएंगे तो हम उसी को कहते हैं ओपनिंग स्टॉक. सो व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? इट मीन्स द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स व्हिच रिमेन्ड अनसोल्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर. या दूसरे अल्फाजों में कहिए, ओपनिंग स्टॉक दरअसल वो माल है जो पिछले साल के आखिर पे, जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड के आखिर पे अनसोल्ड रहा है, उसको हम बेच नहीं पाए हैं, तो अब इस साल में हम उस माल को बेचेंगे. तो ये ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का अनसोल्ड माल जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, जो हमने पिछले साल से अब ट्रांसफर किया है अगले वाले साल में. तो नए अकाउंटिंग ईयर के, नए अकाउंटिंग साल के पहले दिन जितना भी माल हमारी बिजनेस में पिछले साल का अनसोल्ड रहा होगा वही होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक. अब हम इस ओपनिंग स्टॉक को ला रहे हैं, अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं डेबिट साइड में, क्योंकि इस साल में हमें इस माल को बेचना होगा. उसके बाद दूसरी चीज जो हमें रिकॉर्ड इसमें करनी गो ओपनिंग स्टॉक तो रूत फिक्री तेल यह गो सो माल युस परस रूदमुत अनसोल्ड, परस रूदमुत क्न अस होक यह क्नित की वन अनोन यह नई वरी और नईस वरी के शुरुआसी पे अनोन यह अकाउंटस में ताकि नई वरी कनो. इसके बाद हमें दूसरी चीज जो है वो है हमारा परचेजेस. परचेजेस क्या है? मैंने आपको बार बार पहले दिन से ही कहा है, परचेज एक टेक्निकल टर्म है जो उन गुड्स के खरीदने पे इस्तेमाल होता है, जिन गुड्स को हम खरीदते हैं सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हम उनको भेजें. तो अब यहां जो इस साल में आपने कुल मिला के परचेज किया होगा, जो आपने गुड्स खरीदे होंगे, कौन से गुड्स जिन्हें आपको क्या बेचना होगा, बेचने के लिए जितने भी गुड्स आपने खरीदे होंगे उस सब को हम परचेज कहते हैं. लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप परचेज रिकॉर्ड करोगे ना तो आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. इस पे जरा ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं कि परचेज जब आप लिखेंगे तो आपको परचेज की कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? सबसे पहली बात आपने कैलकुलेट करना है नेट परचेज. वो नेट परचेज क्या है? पहले आप देखेंगे आपने परचेज किया, कैश परचेज कितना किया आपने, यानी वो माल जो आपने खरीदा और आपने पेमेंट नकद में की. फिर आप इसको ऐड करेंगे क्रेडिट परचेज, कितना आपने माल उधार में खरीदा हुआ है. तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज जब आप मिलाएंगे तो हम इसको कहते हैं टोटल परचेजेस. से फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का कैश परचेज किया और आपने 10,000 का कैश परचेज किया और 20,000 का क्रेडिट परचेज किया. इसका मतलब है आपने अभी तक कुल मिला के 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं. कितने? 30,000 के आपने गुड्स परचेज किए. अब आप देख लीजिए क्या कुछ होगा. ये जो 30,000 के गुड्स आपने परचेज किए हैं, आपने क्यों इनको परचेज किया? क्योंकि आपको इन्हें भेजना है, क्योंकि आप इनको दुकान में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि दुकान में ला के आप फिर उनको अपने कस्टमर्स को भेजोगे. लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जितने गुड्स आप सारे लाते हैं ना वो आप कस्टमर्स में भेज नहीं पाते. क्यों क्या होता है? लेस परचेज रिटर्न. कभी कभार खरीदे हुए चीज बिकॉज ऑफ सम रीजन
बिकॉज ऑफ सम रीजन आप उन खरीदी हुई चीजों को वापस भेज रहे हैं। जिसे आपने खरीदा था, जिसे आपने परचेज किया था, आप उस सप्लायर को, आप इस दुकानदार को माल वापस भेज रहे हो। मैं आपको कह रहा हूं 10,000 का आपने कैश परचेज किया, 20,000 का आपने क्रेडिट परचेज किया, कुल मिला के आपका परचेज कितना हो गया है 30,000 का। मान के चलिए आपने 2,000 के गुड्स वापस भेजे हैं। लेस ड्राइंग्स, कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आप इन गुड्स में से कुछ गुड्स पर्सनल यूज के लिए घर ले रहे हैं, आप उनको पर्सन में यूज कर रहे हैं, फॉर योर पर्सनल यूज आप गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब जो माल आपने खरीद के वापस भेजा तो उसको आप नहीं बेच पाएंगे, उसको आप सेल नहीं कर पाएंगे। कुछ माल जो आपने बेचने के लिए लाया था लेकिन आपने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, मान के चलिए आपने 3,000 के गुड्स को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया। कभी कभार क्या होता है आपने गुड्स ऐसे चैरिटी दे दिया, खैरात में कुछ गुड्स दे दिए, मानिए 1,000 के गुड्स आपने खैरात में दे दिए, और एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट के लिए कभी कभार आप गुड्स को क्या करते हैं, एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब एज ए फ्री सैंपल आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, मान के चलिए आपने 4,000 के गुड्स फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, जरा आप देख लीजिए, रिटर्न किए 2,000, घर ले गए आप ड्राइंग्स के नाम पे 3,000, 1,000 खैरात में कर दिया, 4,000 एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। सो 30,000 के गुड्स जो आपने लाए थे ना, उस 30,000 में से 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10,000 के गुड्स जो है इनको आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ आप वापस बेचे हैं, कुछ को आपने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है, कुछ को आपने चैरिटी दे दिया है, और कुछ को आपने एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस से जो टोटल परचेज निकला, इस टोटल परचेजेस से इन सारी चीजों को आप माइनस करके आप निकालेंगे नेट परचेजेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप गौर करेंगे, यहां आपका 30,000 था टोटल परचेज, 30,000 में से 10,000 लेस हो गया तो आपका नेट परचेज बनता है 20,000। तो यहां जो आपसे मैं कह रहा था, जब आप बात करते हैं ना, जब आप बात करते हैं ना ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक जितना भी आपका होगा, ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के बाद जब आप परचेजेस लिखेंगे तो परचेजेस में आपको क्या लिखना है, नेट परचेज। और नेट परचेज क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, नेट परचेज मीन्स कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज लेस परचेजेस रिटर्न लेस ड्राइंग्स लेस गुड्स गिवन एज चैरिटी लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या वो तमाम चीजें आपको यहां पे लेस करनी है कि जिस वजह से भी आप कोई गुड आपके पास अवेलेबल नहीं रहा होगा, किसके लिए, बेचने के लिए। सो तीसरी चीज जो आपको रिकॉर्ड करनी है कहां, डेबिट साइड में ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। सो पहला क्या रिकॉर्ड करना था आपको, पहले रिकॉर्ड करना है आपको ओपनिंग स्टॉक, फिर आपको रिकॉर्ड करना है परचेजेस, और तीसरी बात जो है वो आपको रिकॉर्ड करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस असल में तमाम वो खर्चे हैं जिनको आप इनकर करते हैं, जिनको आप खर्च करते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टू मेकिंग द गुड्स अवेलेबल इन द सेलेबल कंडीशन। यानी जब आपने माल परचेज किया, माल परचेज करने के बाद इस माल को दुकान तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे उनको आप कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तमाम तिम खर्च यम माल हेन पत माल दुकानस तान या गोदावनस तान वातनस लगन, तिमन छे वनान यम हसा गई कम, तिमन छे वनान यम हसा गई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दरअसल वो सारे खर्चे हैं जो एक बिजनेसमैन करता है कब, माल को परचेज करने के बाद उस माल को सेल की कंडीशन में लाने के लिए, सेल की कंडीशन में लाने के लिए हम उसको सेल करने के लिए नहीं बल्कि सेलिंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे आप करोगे परचेज करने के बाद हम उनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरे अल्फाजों में, मैं सिंपल अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि ये तमाम वो खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम खर्चे that are incurred to bring the goods to the business premises or godown and make them ready for sale। जब आपने माल परचेज किया, माल परचेज करने के बाद उसको अपने दुकान तक लाना है और या अपने गोडाउन तक लाना है ताकि फिर आप उसको क्या कर पाएंगे, आप उसको सेल कर पाएंगे। उसी खर्च, उन्हीं खर्चों को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन इस्लामाबाद का है, अनंतनाग का है। अनंतनाग का एक बिजनेसमैन माल परचेज करने के लिए श्रीनगर आ गया।
اب سری نگر میں اس نے مال پرچیز کیا، اب مال پرچیز سری نگر سے ہو گیا، لیکن اب اس مال کو سری نگر سے اٹھا کے اننت ناگ میں لے جانا ہے، اپنے دکان پہ لانا ہے، اپنے دکان پہ لا کے ہی میں اس کو بھیجوں گا۔ اب مال خریدتے وقت مال جو آپ نے سری نگر میں خریدا، سری نگر سے خریدے ہوئے مال کو اننت ناگ تک پہنچانا اور اس کو سیل کی کنڈیشن میں لانا، جتنے بھی خرچے اس پہ لگیں گے وہ تمام خرچے ہوتے ہیں کون سے؟ ڈائریکٹ ایکسپنسز۔ اور ان ڈائریکٹ ایکسپنسز کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دے دیتا ہوں۔ فریٹ ان ورڈ کرایہ، کاٹیج ان ورڈ کرایہ، کیریج ان ورڈ کرایہ، اوکٹرائے چنگی اگر آپ کو دینا پڑی، لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ چارجز، جو آپ نے گاڑی سے مال لایا ہے اس میں لوڈ کرنا یا ان لوڈنگ کرنا، جتنا بھی یہ مال اس پہ خرچہ آئے گا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہی سارے خرچوں کو آپ کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ ایکسپنسز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنے بھی خرچے ہیں اگر ان خرچوں کو ان ورڈ لکھا ہوگا، فریٹ ان ورڈ، کیریج ان ورڈ، کاٹیج ان ورڈ، اگر یہ لفظ ان ورڈ اس میں لکھا ہوگا تو ان ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خرچہ ہے جو مال کو لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ہوتا ہے ڈائریکٹ ایکسپنسز۔ تو آپ نے سمپلی یاد رکھا وہ تمام خرچے جو خرچے ہم انکر کرتے ہیں مال کو پرچیز کرنے کے بعد تاکہ ان کو اپنے بزنس کے پریمائسز میں لائیں یا گوڈاؤن میں لائیں اور اس کے بعد ہی ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 3 آئٹمز، جو 3 آئٹمز آپ کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کس میں؟ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ میں ریکارڈ کرنے ہیں۔ ذرا مائی ڈیئر فرینڈز ریپیٹ کیجئے، ایک تو آپ ریکارڈ کریں گے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ میں، شاباش، ویری گڈ بتائیے، اوپننگ سٹاک، دوسرا پرچیزز، تیسرا آپ ریکارڈ کریں گے ڈائریکٹ ایکسپنسز۔ اب باری ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ کی۔ اب کریڈٹ سائڈ میں میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو 2 چیزیں آپ ریکارڈ کرتے ہیں، ایک آپ ریکارڈ کرتے ہیں سیل، دوسرا آپ ریکارڈ کرتے ہیں کلوزنگ سٹاک۔ اب یہ سیل کیا ہے؟ سیل سمپلی ہے مال کو بیچنا۔ مال کو بیچنے کے بعد، گڈس کو سیل کرنے کے بعد جتنا انکم، جتنا ریونیو آپ کو جنریٹ ہوتا ہے وہی انکم، وہی ریونیو آپ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ جب آپ گڈس کو سیل کرتے ہیں یا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو، آپ کو لازماً گڈس سیل کرنے سے یا سروس پرووائڈ کرنے سے لازماً آپ کو ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، آپ کو ایک انکم جنریٹ ہوتا ہے۔ وہ ریونیو اور انکم جو آپ کو جنریٹ ہو گیا بائی سیلنگ گڈس اینڈ سروسز، آپ اسی کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ میں ریکارڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات امپورٹنٹ آپ یاد رکھ لیجیے، کیونکہ آپ کو میں نے پڑھایا ہے ریئلائزیشن کانسیپٹ ہے ایکروول کانسیپٹ۔ ایکروول کانسیپٹ کے مطابق آپ کو کب انکم جنریٹ ہوتی ہے؟ انکم آپ کو تب ہی ارن ہوتی ہے جب آپ نے مال بیچا، چاہے آپ نے کیش ریسیو کیا یا نہیں کیا۔ تو جب آپ ریکارڈ کرو گے نا سیلز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نقد سیل ہی، بلکہ اگر آپ نے سیل ادھار میں بھی کیا ہوگا وہ ادھار والی سیل بھی آپ کو ایز این انکم ٹریٹ کرنی ہے، بیکاز آف ایکروول کانسیپٹ۔ بیکاز ایکروول کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ کیش سیلز بھی انکم ہے اور کریڈٹ سیلز بھی انکم ہے۔ سو جب آپ ریکارڈ کرو گے نا سیلز لائک پرچیزز، آپ کو سیلز نہیں بلکہ نیٹ سیلز ریکارڈ کرنا ہے۔ اور یہ نیٹ سیلز کیا ہے؟ نیٹ سیلز ہے کیش سیل کتنا آپ نے کیا، کریڈٹ سیل کتنا آپ نے کیا، ان 2 کو آپ ایڈ کرو گے، اس میں سے مائنس کرو گے۔ اگر کسی کسٹمر نے آپ کو خریدا ہوا مال، آپ سے جو اس نے مال خریدا وہ اس نے واپس بھیجا، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیلز ریٹرن۔ سو اس کیلکولیشن کو آپ کریں گے کیش سیلز پلس کریڈٹ سیلز، اس میں سے مائنس آپ کریں گے سیلز ریٹرن، جو آپ کا یہاں نیٹ فگر آتا ہے اسی نیٹ فگر کو آپ نیٹ سیلز مانتے ہیں، اور یہی نیٹ سیلز آپ ریکارڈ کرتے ہیں کس میں؟ یہی نیٹ سیلز آپ ریکارڈ کرتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ میں۔ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ میں جو آخری چیز ہم ریکارڈ کرتے ہیں دیٹ از کلوزنگ سٹاک۔ اور کلوزنگ سٹاک کیا ہے؟ کلوزنگ سٹاک وہ سٹاک ہے بھائی سال کے شروع پہ کتنا مال ہے جو پچھلے سال کا ہے ابھی انسولڈ ہے، پھر دوران سال ہم نے کل کتنا مال لایا، پھر اس مال کو لانے پہ کتنے خرچے ہو گئے، اس مال میں سے میں نے ٹوٹل کتنا بھیجا۔ ابھی بھی پاسبلٹی ہے کہ اس سال میں کچھ مال ایسا رہا ہوگا ہمارے دکان میں جس کو ہم نے بیچنے کی کوشش بھی کی ہوگی لیکن وہ ابھی تک بک نہیں پایا، یعنی انسولڈ سٹاک رہا ہوگا، جو اس سال کے آخر پہ انسولڈ سٹاک ہے۔ ہم اسی کو کہتے ہیں کلوزنگ سٹاک، اور یہی کلوزنگ سٹاک اگلے والے سال کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ یہی کلوزنگ سٹاک اگلے والے سال کے لیے بن جاتا ہے اوپننگ سٹاک۔ لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ
एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे, इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है? एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस। इन दो में से जो वैल्यू लेस होगा वही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन या स्टॉक की वैल्यूएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक और मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच एवर इज लोअर। तो उसी लोअर वैल्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? उसी लोअर वैल्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब आपने 3 चीजें, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, अब आपने 3 चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की और 2 चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की। तो ये कुल मिला के 5 चीजें जो हुई, इसका एक रिजल्ट आएगा, इसका एक लाजमन एक रिजल्ट आएगा। अगर इनकम वाला साइड बड़ा है, ये वाला साइड यानी क्रेडिट साइड अगर बड़ा है, यानी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का, इसका मतलब है बिजनेस के पास है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट वाला साइड ज्यादा है, ये वाला साइड ज्यादा है, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है ग्रॉस लॉस। सो व्हेन सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, इफ दिस साइड इज ग्रेटर वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, इफ दिस साइड इज ग्रेटर वी हैव ग्रॉस लॉस। सो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट पर क्या है? इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, बट if the debit side of trading account is greater than credit side there will be the gross loss। अब एक सिंपल फॉर्मेट आप सामने रख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। सिंपली यहां पे आप नोट कीजिए, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है। आप डेबिट साइड में देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, आपके पास परचेजेस है, फिर परचेजेस में से आप रिटर्न लेस करेंगे, ये आपका नेट परचेजेस बन जाता है। फिर ये सारे जितने भी यहाँ तक हैं, ये सारे कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आपका सेल्स है और सेल्स रिटर्न है, सेल्स और सेल्स रिटर्न, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब इस क्लोजिंग स्टॉक और ये साइड में आप देख लीजिए, अगर ये साइड बड़ा हो गया तो आपको आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ये साइड बड़ा हो गया तो आपको आएगा क्या? आपको आएगा ग्रॉस लॉस। अब ये सारी डिटेल उसको सुनने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ आप तवज्जो दे दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को? मैंने पहले ही बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट को इसलिए हम बनाते हैं ताकि हमें पता चले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल। यानी ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, तो हम इसमें से ये जानने की कोशिश करते हैं कि चीजों को बेचने से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया, और जो चीजें वो हमने बेची ना, वो उनका कॉस्ट मेरे पास क्या था। अच्छा कशिर पे वनान, तम चीज कूता लावान मे कन और पत कतिस कनिम, यीतिस कनिम सो गो रेवेन्यू, यूता लावा हो सो गो कॉस्ट। मैंने कितने में बेचे वो चीजें, उनका मेरे पास कॉस्ट क्या था। एक तो ये है कि जो चीजें मैंने बेची उनका मेरे पास कॉस्ट क्या था, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर जब मैंने उनको बेचा, मैंने उनको कितने में बेचा, दैट इज रेवेन्यू। सो सेल्स और कॉस्ट के दरमियान, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, वही डिफरेंस असल स्टडी कौन करता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और उसी डिफरेंस को तो हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड युस अमुक मतलब क्या कि तुम चीज कूता लावान ये में कन। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। अब अगर सेल एक्सीड होता है कॉस्ट से तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर अब कॉस्ट ही एक्सीड होता है किससे? सेल से, तो हमारे लिए है ये ग्रॉस लॉस। सो इसलिए कभी कभार क्या, आप ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप याद रख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से हासिल कर सकते हैं। होप माय डियर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते किस तरह हैं, इसका पर्पस बनाने का क्या है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मीनवाइल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई भी आपके पास क्वेरी है, आप मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। इस स्लाइड पे देख लीजिए, मैंने अपना पूरा एड्रेस दे
دیا ہے آپ کو. اس ایڈریس پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے کوئریز اور آپ کے ڈاؤٹس کو بر وقت کلیئر کروں. مین وائل جب تک میں نیا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ اینڈ گیونگ یور پریشیس ٹائم. بٹ آئی اگین ریکویسٹ یو, ڈونٹ forget to share and subscribe my channel for the larger benefit and interest of the students. Thank you once again. Fi amanillah.